दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा में कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से फिक्स है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट क्लियर कर लीजिए। ये ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे जो भिविया टॉपिक है कृषि से संबंधित क्रांति टॉपिक। कृषि क्रांति जैसे पूछा जाएगा हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो जनक के साथ साथ आपको ये किससे संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देख लीजिए। और साथ में यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हिंदी नाम ही दिया हुआ रहेगा। खास करके बिहार के एग्जाम और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पर अलग टाइप से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो बनाने में। अब जैसे यहाँ पर नीली क्रांति है, यह जो संबंधित है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। अब ऑप्शन में क्या रहेगा कि हिंदी में नीली दिया ही नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा ब्लू, और इंग्लिश में और हिंदी में भी ब्लू ही लिखा रहेगा। और क्रांति का जो इंग्लिश नाम होता है रिवॉल्यूशन होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अब आप देखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या नया टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये कुछ नया नहीं है, बस इंग्लिश नाम दिया हुआ है। तो नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो संबंधित है मछली उत्पादन से, ये हो गया। तो यानी यहाँ पर आपसे ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी कई बार पूछ दिया जाता है और हिंदी में भी उसी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लिखा रहता है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन यानी फसल गेहूं चावल इससे संबंधित है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको चूज करना है, गेहूँ चावल जौ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आपको जो चूज करना है गेहूँ चूज करना है। गेहूँ के पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के कारण से। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है 1966 से 67, ये वर्ष भी आपको याद रखना है। 60 और 6 साल बाद आप इस तरह से याद रखिएगा 1966 से 67 में। तो ये हो गया हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूँ चावल से संबंधित है। और हरित क्रांति में सबसे अधिक जो पैदावार हुई है फसल की गेहूँ की। गेहूँ अगर आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा तो गेहूँ आपको चूज करना है। अब आपसे यहाँ पर ये भी चीज़ पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। सीधा सा अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मन बोरलॉग आंसर देना है। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे और उसके नाम पर एक बोरलॉग पुरस्कार भी हर साल दिया जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कृषि से संबंधित है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक कृषि से संबंधित है और उसके नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है तो ये कृषि से संबंधित ही रहेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग, और बोरलॉग पुरस्कार का नाम है। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ये हो गया विश्व स्तर पर। अब एग्जाम में क्या किया जाता है कि पूछ दिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर भारत लगा रहेगा तब आपको MS स्वामीनाथन देना है। सिर्फ पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग आंसर देना है। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है MS स्वामीनाथन। ये क्लियर हो गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फसल की बात करें तो मेन रूप से गेहूं हो गया। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अब अगला आते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति में दोस्तों ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन है, कब शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें नहीं, सिर्फ हरित से संबंधित और श्वेत से संबंधित पूछा जाता है। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति, रजत जो कहा जाता है चांदी को, और चांदी देखिएगा किस कलर का होता है, उजला कलर का, और अंडा का कलर देखिएगा तो उजला होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ देखिएगा उससे संबंधित ही रखा गया है। तो रजत क्रांति जो संबंधित अंडा उत्पादन से, ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। हरित क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, रजत क्रांति, ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, तो आलू जो होता है गोल होता है इसलिए इसका नाम गोल क्रांति रखा गया है। और आपसे श्वेत क्रांति का भी पूछा जाएगा। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से दूध जो होता है उजला होता है, तो यहाँ पर उसी नाम से रिलेटेड रखा गया है। और यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर ये नहीं है कि श्वेत ही पूछा जाएगा, यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है आपसे। हिंदी में भी व्हाइट रिवॉल्यूशन इस तरह से लिखा हुआ रहता है श्वेत के जगह पे, दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक जो था वर्गीज कुरियन, ये भी याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, ये नाम आपको याद रखना है। हरित क्रांति के जनक
नॉर्मन बोरलॉग हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार दरोगा देखिएगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी बार दरोगा पीटी एग्जाम में श्वेत क्रांति के जनक पूछ दिया गया था। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन रिपीट होता है और साथ में क्रांति से रिलेटेड। यानी अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, जो भी अभी बताए हैं, 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया और एक एक 2 मार्क्स बढ़ते बढ़ते आपका पूरा स्कोर हो पाएगा। भूरी क्रांति जो संबंधित उर्वरक यानी खाद से संबंधित है और यहाँ पर खाद का कलर देखिएगा तो भूरा होता है, तो यहाँ पर उसी संबंधित है। लाल क्रांति, मांस का कलर लाल होता है, लाल मांस उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति भी खूब पूछा जाता है। झींगा आपको लग रहा होगा क्या सब्जी वाला झींगा है, तो ये नहीं है दोस्तों, झींगा मछली होता है। झींगा मछली यहाँ पर हो गया। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है झींगा उत्पादन से, झींगा मछली का नाम यहाँ पर है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित हो गया। तो इसमें से आप अगर पूरा याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा याद कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, इसके बाद श्वेत क्रांति हो गया दुग्ध उत्पादन और इसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ये 4-5 जो बताए ये जरूर आपको याद रखना है। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। बाकी 1-2 बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वरक यानी खाद का कलर भूरा होता है, मांस का कलर लाल होता है, उसी से संबंधित यहाँ पर है। तो चलिए ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप जरूर इसको याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया और कृषि क्रांति से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सिखों के गुरु से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा सिख धर्म में 10 गुरु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की। तो गुरु नानक हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु, सिख धर्म की स्थापना। तो ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर ये नहीं है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे कुछ और फैक्ट है। जैसे यहाँ पर सिख धर्म से रिलेटेड जो भाषा है तो ये जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद ने। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद है अमृतसर नगर की स्थापना, तो गुरु रामदास, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। यानी सिख धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा अकाल तख्त की स्थापना, तो गुरु हरगोविंद। ये बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो अगर आप इसको नहीं याद रख पाते हैं तो कोई बात नहीं। जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, ये जरूर आपको बताएंगे, जिससे आप अगर सभी को नहीं भी याद कर पाते हैं तो उतना जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा बिहार के एग्जाम में खास करके यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ है पटना में हुआ है और बिहार से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर बिहार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में, पटना साहिब में। ये हो गया। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने। इसके बाद यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, तो गुरु अंगद हो जाएगा। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास। और इसके बाद स्वर्ण मंदिर की स्थापना कोई दूसरा किया है, ये नहीं है कि गुरु रामदास ही आपको याद रखना। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास। इसके बाद देखिएगा आदि ग्रंथ का संकलन, तो ये आदि ग्रंथ भी नहीं पूछा जाता है। स्वर्ण मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक। 4 हो गया। और 5वां यहाँ से आपको ये याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में कई बार पूछा गया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म से रिलेटेड, तो पटना साहिब हो गया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ से दोस्तों 5 जरूर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अपलोड है, वहाँ से जा करके आप याद कर लीजिए। टॉपिक है छोटा सा, लेकिन यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो चलिए इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये टॉपिक के बारे में तो पता ही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब चीज़ें बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। लेकिन बिहार का एग्जाम देखिएगा तो इसका कुछ अलग ही पैटर्न है। बिहार के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आप सभी बताइए कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए या 25 साल होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा वार्ड सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है, लेकिन मुखिया, वार्ड सदस्य, इन सभी चीज़ों के बारे में जनरली बुक में नहीं दिया हुआ है। तो बुक में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको याद कैसे रखना है। अगर आप नए छात्र हैं, नहीं पता है, तो आपको याद ऐसे रखना है। आप देखिएगा सबसे ऊपर जो होता है राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास करके कथन से रिलेटेड अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 कथन दिया हो रहेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे अधिक आयु चाहिए। तो सबसे अधिक आयु में यहाँ पर ये नहीं है कि 50-60 साल चाहिए, 35 साल चाहिए। शुरू जो होता है आयु देखिएगा, अगर आप MP MLA बनना चाहते हैं 25 साल चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का 5 साल अधिक रखा गया है। तो राष्ट्रपति का जो न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 साल। और अभी आप देखिएगा BPSC एग्जाम में ये पूछा गया था कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो जितनी बार चाहे बन सकता है। सिर्फ यहाँ पर जो कंडीशन रखा गया एक उम्र का, एज का कंडीशन है। इसके अलावा देखिएगा तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही बार या 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जितनी बार चाहे बन सकता है। सिर्फ न्यूनतम उम्र 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। और ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अधिकतम का क्या कंडीशन है, यानी कोई व्यक्ति कितने साल तक, 70 साल या 80 साल, कितने साल तक राष्ट्रपति बन सकता है। तो अधिकतम का दोस्तों कोई कंडीशन नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए सिर्फ न्यूनतम आयु चाहिए 35 साल। कितनी बार बन सकता है इसका भी कोई कंडीशन नहीं है, अधिकतम का भी कोई कंडीशन नहीं है। 90 साल तक भी बन सकता है, जब तक रहेंगे बन सकता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का दोनों का 35 साल हो गया। राज्यपाल का भी 35 साल इसलिए होता है कि आप देखिएगा राज्य का जो प्रमुख होता है, सबसे ऊपर देखिएगा CM से भी ऊपर होता है राज्यपाल। तो संवैधानिक प्रमुख जो माना जाता है राज्यपाल, तो इसलिए यहाँ पर तीनों के लिए 35 साल कंडीशन रखा गया है। तो ये तो हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड का जो उम्र रखा गया 65 वर्ष रखा गया। वहीं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट हो गया। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए रिटायर्ड का जो उम्र रखा गया 62 वर्ष रखा गया। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये भी 2 पूछा जाता है। ज़्यादातर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पूछा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे उच्च न्यायालय से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में याद रखिएगा 65 होगा, और उच्च न्यायालय में 3 साल कम यानी 62 होता है। 60 से 2 साल अधिक, ऐसे करके आप याद रखिएगा। अब ये हो गया। अब लोकसभा का सदस्य, अब ये क्या होता है। तो लोकसभा का सदस्य यानी MP हो गया। MLA राज्यों में होता है। आगे यहाँ पर विधानसभा भी देखिएगा। तो लोकसभा क्या होता है, तो संसद के निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। संसद यानी ये केंद्र की बात हो रही है। लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पर होता है। दिल्ली में आप सभी न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि लोकसभा की यहाँ पर बैठक हुई, ये सब चीज़ चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है। तो लोकसभा जो है ये सब दिल्ली में है। तो सेंट्रल से रिलेटेड हो गया। तो लोकसभा का सदस्य यानी ये दोनों चीज़ MP ही कहा जाता है इसको। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो होता है 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु का कंडीशन है। राज्यसभा ऊपर होता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो इसलिए इसमें उम्र जो होना चाहिए कम होना चाहिए। राज्यसभा ऊपरी सदन है, इसलिए इसमें 5 साल अधिक 30 साल होना चाहिए। अब आ जाते हैं राज्य पर। तो राज्य में दोस्तों विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। लेकिन विधान परिषद सभी 28 राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में। अभी 6 राज्यों में, जैसे बिहार में है विधान परिषद। तो इस तरह से आप देखिएगा तो सभी राज्यों में नहीं है। बिहार में विधान परिषद है। अगर कोई विधान परिषद का सदस्य बनना चाहेगा तो 30 साल चाहिए। और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा यानी MLA बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों ऊपर लेवल का है, तो इसलिए 35 साल चाहिए। इसके बाद देखिएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। लोकसभा का सदस्य
लोकसभा जो होता है निचला सदन होता है, इसलिए इसमें 25 साल ही चाहिए, और राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, इसलिए इसमें 5 साल अधिक यानी 30 साल चाहिए। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यही सेम चीज़ होता है राज्य में भी। राज्य में ये नहीं है कि कम है। राज्य विधानसभा एमएलए का सीट हो गया, और राज्य विधान परिषद राज्यों में ऊपरी सदन, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा ऊपरी सदन है, सेम वही चीज़ राज्य में भी लागू होता है। तो ये सभी राज्यों में नहीं है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल। तो ये तो आपको अब कंठस्थ हो गया। अब इसके अलावा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि कोई अगर व्यक्ति अगर सीएम बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, यानी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो सीएम बनने के लिए आप देखिएगा कंडीशन ये रखा गया है कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब बिहार की ही बात करें तो अगर कोई सीएम बनना चाहेगा तो विधानसभा यानी एमएलए से जीत कर आएंगे, तो 25 साल अगर पूर गया है एज, तो एमएलए से खड़ा होंगे, जीत जाएंगे तो सीएम बिल्कुल बन सकते हैं। अगर यहाँ पर एमएलए से नहीं जीत पाते हैं तो उस कंडीशन में विधान परिषद से यहाँ पर जीतना पड़ेगा। वहाँ से अगर इसको सीट मिल जाता है तो 30 साल में सीएम बन सकता है। तो एग्जाम में न्यूनतम पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। ये आपको आंसर देना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कोई व्यक्ति अगर पीएम यानी प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो पीएम बनने के लिए भी वही कंडीशन है कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा या राज्यसभा। आपसे न्यूनतम पूछा जा रहा है तो न्यूनतम जो देखिएगा लोकसभा का 25 साल है, इसलिए 25 साल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर लोकसभा का सदस्य यानी एमपी से जीत जाते हैं, तो अगर बहुमत है तो बिल्कुल पीएम बन सकते हैं। दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएम बनने के लिए हो गया 25 साल, सीएम बनने के लिए 25 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल हो गया। अधिकतम आयु का कोई कंडीशन नहीं है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और कोई व्यक्ति कितनी भी बार चाहे, 10 बार 20 बार भी चाहे सीएम बन सकता है। और यहाँ पर आपसे बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार अब तक कितनी बार सीएम बने हैं, तो 8वीं बार सीएम का शपथ लिए हैं, और पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम बने थे। ये भी आपसे पूछा जाएगा बिहार से रिलेटेड। अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वार्ड सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। यानी यहाँ पर पूछा जाता है पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है दोस्तों 21 साल है। 21 वर्ष अगर आपका कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप मुखिया बन सकते, वार्ड सदस्य बन सकते, पंचायत समिति से बिल्कुल आप खड़ा हो सकते हैं। तो 21 वर्ष का कंडीशन हो गया, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मुखिया बनने के लिए, वार्ड सदस्य बनने के लिए, पंचायत समिति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। अधिकतम का कोई कंडीशन नहीं है। एक व्यक्ति जितनी भी बार चाहे मुखिया से खड़ा हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वोट से संबंधित पूछा जाता है कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु का कंडीशन कितना है, तो 18 वर्ष कंडीशन है। अगर आप 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो इसको वयस्क नागरिक माना जाता है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वयस्क नागरिक के लिए कितना न्यूनतम आयु का कंडीशन है, तो 18 वर्ष है। 18 वर्ष कंप्लीट हो गया तो आप मतदान यानी वोट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड आपका बन सकता है। तो यहाँ से दोस्तों उम्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सभी आप देख लिए। और खास करके बिहार के एग्जाम में मुखिया वार्ड सदस्य रिलेटेड पूछा जाता है, तो 21 साल आप इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। सीएम पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु का कंडीशन 25 साल है। ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो इसको आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। और यहाँ पर 5 से 6 है, लेकिन सभी 5 से 6 आपको याद नहीं रखना, इसमें से 2 से 3 आपको याद रखना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा जीवों के नाम दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम है। अब कुत्ता, मेढक, बिल्ली, मक्खी मनुष्य का है। तो बिहार एसएससी एग्जाम में देखिएगा तो मनुष्य का से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। इस तरह से पूछ दिया जाता है कि आधुनिक मानव किससे बना है, होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है। इस तरह से अलग अलग भाषा दे करके पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे सीधा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको समझना है। ऑप्शन रहेगा, नहीं तो होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से उल्टा करके भी पूछा जाता है। तो मनुष्य को अच्छे तरीके से आप याद रख लीजिए, होमो सेपियंस होता है। नहीं तो ऐसे करके अब एग्जाम में पूछा जाने लगा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होपो दिया हुआ रहेगा, होमो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ही, और यहाँ पर सेपियंस नहीं रहेगा। ऑप्शन में से अब आपको चूज करना है, होमो डोमेस्टिका, टिग्रिना, इस तरह से दे दिया जाएगा। होमो सेपियंस होता है। ये तो आपको पहले से भी याद होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आधुनिक मानव
का पूर्वज कौन है, आधुनिक मानव किससे विकास हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आंसर आपको हमेशा होमो सेपियंस ही देना है। ये हो गया। दूसरा जो सबसे अधिक पूछा जाता है दोस्तों, मेढक का पूछा जाता है। मेढक का जरूर आप याद रखिएगा, राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। ये हो गया। अब दो जरूर आप इसमें से याद कर लिए। अब बाकी अगर आप चाहते हैं याद करना तो याद कीजिए, बाकी इन सभी में से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो जरूर आपको याद होना चाहिए। कुत्ता का देखिएगा कैन फैमिलियज है यहाँ पर, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका और मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का नहीं के बराबर पूछा जाता है। कुत्ता मेढक, बिल्ली आप जरूर याद रख लीजिए, गाय का याद रख लीजिए, मनुष्य का याद रख लीजिए। मक्खी को आप छोड़ भी सकते हैं, मक्खी का नहीं के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य का होमोसेपियंस हो गया, गाय का बोस इंडिकस हो गया। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जीव से रिलेटेड वैज्ञानिक नाम है इसको आप देख लिए। मनुष्य का आप जरूर याद रखिए, होमोसेपियंस हो गया। अलग अलग तरीके से भाषा बना करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर आपको हमेशा होमोसेपियंस ही देना है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। इसके बाद मेढक का कई बार पूछा जाता है, राना टिग्रिना होता है मेढक का। कुत्ता का देख लिए, बिल्ली का, मक्खी का। तो मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, गाय का बोस इंडिकस। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप साइंस में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको संकेत पता होनी चाहिए, तत्वों का क्या संकेत होता है। अगर आपको संकेत ही नहीं पता है तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपसे नमक का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो नमक का रासायनिक नाम आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि सोडियम का संकेत क्या होता है, तो ऑप्शन से आप अनुमान तक भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो भी यहाँ पर तत्व है सभी का लैटिन नाम से रिलेटेड है। तो लैटिन नाम में आपको जरूर पता होनी चाहिए संकेत, इसलिए कि अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछा जाता है तो हाइड्रोजन में आप आसानी से अनुमान लगा लीजिएगा कि हाइड्रोजन एच से शुरू है तो एच यहाँ पर होना चाहिए इस तरह से। ऑक्सीजन का पूछा जाएगा ओ, लेकिन सोडियम आयरन इन सभी में अलग होता है, अलग यहाँ पर लैटिन नाम में संकेत दिया हुआ है, इस कारण से अलग होता है। तो सोडियम जो शुरू होता है एस से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था एस, लेकिन होता क्या है, नाइट्रियम लैटिन नाम है तो संकेत Na में दिया हुआ है। इसी तरह से आयरन होता है तो आयरन आई से होना चाहिए, लेकिन आई जो होता है आयोडीन का संकेत हो जाता है। और लैटिन नाम में लोहा का जो नाम है फेरम है और एफ ही इसका संकेत होता है। तो यहाँ पर जो भी तत्वों का लैटिन नाम है उसका संकेत यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आसानी से एग्जाम में बना लीजिएगा। जैसे अगर नमक का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो सोडियम क्लोराइड होता है, बिहार के एग्जाम में कई बार ये सूत्र पूछा जाता है, तो NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए लैटिन नाम। लैटिन नाम आपको सभी का नहीं याद रखना है, शुरू में जो 30 तक तत्व होते हैं उसका जरूर याद रखना, ज़्यादातर यही प्रयोग होता है। खास करके आपसे चांदी सोना का पूछा जाएगा तो आगे चांदी सोना का भी दिया हुआ देख लीजिए। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, संकेत को आपको जरूरी है। तो सोडियम का संकेत Na होता है, आयरन का संकेत Fe होता है, कॉपर का संकेत Cu होता है, तांबा इसका नाम हो गया, कॉपर भी इसको कहा जाता है। इसके बाद सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पर इंग्लिश नाम हो गया, चांदी हिंदी नाम। तो सिल्वर का जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटम होता है और इसको Ag से डिनोट करते हैं। चांदी का जरूर आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार इसका प्रयोग होगा। पोटेशियम देखिएगा नाम है पोटेशियम लेकिन होना चाहिए था P से, लेकिन P होता है फास्फोरस का, तो पोटेशियम का जो संकेत होता है K होता है। सीसा का होता है Pb, सीसा का भी कई बार जरूरी होता है। अब कहाँ पर जरूरी पड़ेगा, तो अब क्या होता है कि एग्जाम में जैसे आपको ये पता है शीशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में शीशा रहेगा तो बना लीजिएगा, लेकिन अब क्या किया जाता है कि संकेत दे दिया जाता है। शीशा के जगह पर Pb संकेत रहेगा, सोडियम के जगह पर Na संकेत रहेगा। अब आपको पता ही नहीं है संकेत, तो आंसर तो पता है लेकिन संकेत नहीं पता रहने के कारण से आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। टंगस्टन का W होता है, इसके बाद एंटीमनी का Sb होता है, टीन का Sn होता है, सोना का होता है Au और मरकरी का होता है Hg। तो क्या इसको बैठ करके याद करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसका PDF आप सभी को एप्लीकेशन पर मिला ही है, वहाँ पर जाइए VVI टॉपिक का फोल्डर है वहाँ पर आपको दिख जाएगा और इसको आप 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कीजिएगा याद हो जाएगा। बस बैठ के बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आप 7वीं 8वीं में याद भी क्यों होंगे, तो एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। सोडियम का Na होता है, ये जरूर याद रखिएगा। आयरन का बहुत बार प्रयोग होता है और चांदी सोना का जरूर याद रखना है क्योंकि चांदी सोना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, आंसर होना चाहिए था चांदी, लेकिन चांदी नहीं दे करके Ag दे दिया जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं है Ag किसका संकेत होता है। शीशा का भी कई बार पूछा जाता है तो शीशा का Pb होता है,
इसके बाद देखिएगा आप सोना का एयू होता है, और मरकरी का भी कई बार दोस्तों जरूरी होता है। जैसे मिनीमाटा रोग किसके कारण से होता है, तो मरकरी के कारण से होता है। मरकरी को पारा भी कहा जाता है, पारा मरकरी दोनों एक ही है। और क्या रहेगा कि ऑप्शन में पारा मरकरी दिया ही नहीं रहेगा, Hg दिया हुआ रहेगा, तो फिर आप कैसे पता करिएगा, तो संकेत पता होगा तभी तो बनाइएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मिनीमाटा रोग के बारे में भी याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया जाता है। मिनीमाटा रोग पारा के कारण से होता है, Hg इसका संकेत हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको लैटिन नाम से रिलेटेड जो भी तत्व है क्लियर हो गया। बाकी सभी का आपको 30 तक याद रखना है। हाइड्रोजन का H होता है, नाम से रिलेटेड, ऑक्सीजन O से होता है, तो O यहाँ पर संकेत हो गया। इन सभी में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जैसे आयोडीन होता है तो ऐसे शुरू होता है, इसका संकेत होता है। तो जो यहाँ पर लैटिन नाम से रिलेटेड था सभी तत्व यहाँ पर आ गया। इसको आप बार बार रिवीजन करके अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अगर आप दोस्तों एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अधिक तैयारी करना पड़ेगा, आप कम तैयारी करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी एग्जाम के लिए वीवीआई टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जैसे ये टॉपिक इतिहास से संबंधित, और इतिहास में अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी वीवीआई टॉपिक है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा, और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। अगर आप चाहिएगा कि इतिहास में 10 में से 10 बनाएं, इसके लिए आपको बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, और अधिक समय देने के कारण से बाकी अन्य सब्जेक्ट को आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाइएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो होशियारी इसी को कहा जाता है कि आपको कम तैयारी करके, कम मेहनत करके सफलता प्राप्त करना है। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि जो वीवीआई टॉपिक है इसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। तो हम आप लोगों को इसी तरह से जो भी वीवीआई टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। और ये सबसे पहले आपको कंप्लीट कराएंगे, जिससे आप समय रहते आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। ये जो टॉपिक है दोस्तों इतिहास से संबंधित है। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यहाँ पर आपको देखिएगा तो 3 है। पहला तो यात्री हो गया, अवधि है, शासन है। तो आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वर्ष नहीं के बराबर पूछा जाता, अगर आप नहीं याद कर पाते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज का जरूर याद रखिएगा, बाकी अन्य का जरूरी नहीं है। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किस देश के रहने वाले थे, तो यूनान आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 6 से 7 है, इस 6 से 7 में आपको 3 से 4 ही याद रखना है। 3 से 4 इसलिए आप लोगों को जो भी टॉपिक बताते हैं उसमें जो वीवीआई है उसको जरूर इसलिए बता देते हैं कि अगर आप बाकी को नहीं भी याद कर पाते हैं, इसको जरूर याद रख लीजिए। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार 2 राजा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का जो नाम था बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक तीसरे नंबर का शासक था मौर्य वंश में। तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और 305 ईसा पूर्व में आया था। ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। ये हो गया, इसको आपको जरूर याद रखना है। मेगास्थनीज यूनान से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में। इस तरह से लाइनिंग बना के याद रखिए, जिससे सब कुछ एक ही साथ आ जाए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था, और ये यूनान के रहने वाले थे। इसके बाद देखिएगा डायमेकस। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये नहीं के बराबर पूछा जाता। अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वीवीआई आपको जरूर याद रखना है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। तो अशोक का नाम तो आप सभी सुने ही होंगे। इसके बाद देखिएगा फाहयान। तो फाहयान चीनी यात्री था। ये बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि फाहयान किस देश से आया था, तो चीन से आया था। वर्ष इसमें नहीं पूछा जाएगा, वर्ष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से पूछ दिया जाता है कि 4वीं शताब्दी में 399 ईस्वी है। तो यहाँ पर कई बार ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि 399 ही रहेगा, 400 कभी दे दिया जाता है, कभी 407, कभी 406, इस तरह से भी पूछ दिया जाता है। और ये नहीं है कि 2 ऑप्शन रहेगा, 399, 406, 407, इस तरह का नहीं। 50-50 साल का गैप रहेगा, जैसे रहेगा 299, 406, 407, एक कोई दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। और ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। इसके बाद है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी चीन से ही आया था। फाहयान और ह्वेनसांग चीन से ही आया था। ह्वेनसांग यहाँ पर देखिएगा तो ये तो क्लियर ही है, ह से ह्वेनसांग है, और ह से होता है हर्षवर्धन। 630 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पर वर्ष भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी क्या कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये PDF तो आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल ही गया है।
पीवीआर टॉपिक फोल्डर में है, वहाँ से आप देख करके बार बार इसको रिवीजन करते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा, याद अच्छे से हो जाएगा। ह्वेनसांग चीन से आया था 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो का दोस्तों शासक का नाम यानी राजा का नाम नहीं के बराबर पूछा जाता है। मार्को पोलो से रिलेटेड ये पूछा जाएगा किस देश के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे, ये जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता का भी कई बार पूछा गया, दरोगा एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, पूछा जाएगा इब्न बतूता किस देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ भी राजा का नाम नहीं के बराबर पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा जाता है किस देश का रहने वाला था, तो मोरक्को जरूर आपको याद रखना है। और साथ में राजा का नाम भी याद रख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद देखिएगा निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी इटली के रहने वाले थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन सीएसबीसी के माध्यम से बिहार फॉरेस्ट गार्ड का लिया गया था, उसमें पूछा गया था कि निकोलो कोंटी किस राजा के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में 1420 ईस्वी में है। तो यहाँ से एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले तो मेगास्थनीज का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा याद रखना है। तो मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में आया था। इसके बाद डायमेकस देखिएगा तो बिंदुसार के दरबार में। फाहियान का जरूर याद रखना है, फाहियान का देश का नाम जरूर पूछा जाता है, चीन के रहने वाले थे। ह्वेनसांग चीन के रहने वाले थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था।